अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी ही होगी। ये बहुत जरूरी है, बिना एकाग्रता के कोई सफलता संभव नहीं है। आपका बहुत बहुत स्वागत आपके चहेते चैनल करियर प्लस पर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़ करके अपनी देवी स्वरूपा माँ के चरणों में प्रणाम करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा आज कि मैं जो जनगणना पार्ट 2 पर चर्चा करने जा रहा हूं। जैसे कि आप जानते हैं, कल मैंने आपसे पहले वीडियो में जनगणना पार्ट फर्स्ट में मैंने चर्चा करी आप लोगों से कि भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई है, 1872 में। लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल था उसमें पहली बार 1872 में जनगणना पहली बार हुई। और लॉर्ड मेयो की हत्या भारत में हुई और कहां पर हुई, अंडमान में हुई। ये बता दिया मैंने आप लोगों को। भारत में पहली वास्तविक जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई, जो भारत का वायसराय था 1881 में। इन सब बातों में मैं चर्चा कर चुका हूं आप लोगों से। मैं आपको आज बताऊंगा कुछ ऐसी बातें जो आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे खास बना देगी। लेकिन मैं आपको ले चलूंगा आपके चहेते प्लेटफॉर्म पढ़ाई की पंचायत पर, जो आपका चहेता प्लेटफॉर्म बन चुका है। और ये सभी विद्यार्थी हमारे इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं वगैरह। बहुत अच्छा टाइटल लेकर के इसको बनाया है। मैं जनगणना पार्ट 2 पर आपसे बात कर रहा हूं यहां पर, और मैं बताऊंगा आप लोगों इस बात में कि आखिर पार्ट 2 में क्या लेकर आया हूं मैं आपके लिए। तो मैं आपके लिए महत्वपूर्ण बात ये लेकर आया हूं जो बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण जरूरी है। वो ये बात है कि 2011 में, आप जानते हैं 2011 में कौन सी जनगणना हमारी हो रही है, ये 15वीं हो रही है। कौन सी हो रही है, ये 15वीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 21वीं सदी की दूसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट, 21वीं सदी की दूसरी। और वैसे कौन सी है, 15वीं, क्योंकि 1872 में पहली हुई है। और 2011 में कौन सी हो जाएगी, 15वीं। और 2021 की कौन सी होगी, 16वीं। और 21वीं सदी कौन सी होगी, तीसरी। तो मैं बात कर रहा हूं 2011 पर। 2011 में जो हमारी आबादी है वो लगभग 121 करोड़ की आबादी हमारी रही है लगभग आपके। और मैं इस क्रम में आपको तुलना, तो कंपैरेटिव स्टडी जरूरी है यहाँ पर, और तुलना मैंने आपसे ये करवाई यहाँ पर कि वर्ष 1901 में भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो 23.83 करोड़, यानी मैं कह सकता हूं लगभग 24 करोड़ की आबादी हमारी 1901 में थी। लेकिन इसमें कैसे उत्तरोत्तर कैसे दिनों दिन वृद्धि हुई है आपके, तो आप देख रहे हैं वर्ष 1951 तक आते आते ये जनसंख्या कितनी हो गई है, लगभग 36 करोड़, लगभग 36 सीआर हो गई है। सीआर माने करोड़ है, यानी भारत की आबादी कैसे बढ़ी है क्रम से। लेकिन जो ज्यादा तेजी से वृद्धि आई है, आप देख रहे हैं 1901 है ये, तो 1901 से 1911, फिर 21, 31, 41, 51, यहां जो वृद्धि हुई है वो उतनी तेजी से नहीं है। लेकिन फिर भी वृद्धि इस लिहाज से क्योंकि उस समय लोगों पर संसाधन नहीं थे, चीजें नहीं थी, लोगों को अधिक ज्ञान नहीं था चीजों का। लेकिन जो ज्यादा विस्फोट जो हुआ है वो वर्ष 1951 के बाद हुआ है बड़े पैमाने पर। आप देख रहे होंगे यहाँ पर, जो मैंने आपको बता रहा हूं यहाँ पर, ये 2021 में आंकड़े नहीं आए, लेकिन एक अनुमान है यहाँ पर। अनुमान ये है कि 2021 में भारत की आबादी लगभग 135 से 140 करोड़ तक हो जाएगी। 135-40 करोड़ मध्य हो सकती है, ऐसा अनुमान है। लेकिन 2011 में भारत की आबादी कितनी है, 121 करोड़ है। अब पता पड़ जाएगी कि 51 से लेकर के जो 11 तक का वर्ष है कितनी तेजी से उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई है। आप यहां बताऊंगा मैं आप लोगों को कि हमारे एग्जाम में जो बड़ा क्वेश्चन आएगा वो यहां से बनेगा। ये जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, भारत में जो जनसंख्या का इतिहास है, तो कहां से आरंभ होता है, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल से आरंभ होता है, यानी 1872 से उसे रट लेंगे। वो पहली जनगणना देश की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ वर्ष 1921 को महान विभाजक वर्ष, क्या बोलते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर इसे कहा जाता है। इसको आप रट लेंगे, इसको बल्कि मैं कहूंगा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि भारत में आखिर वो कौन सा वर्ष रहा जिसे जनसंख्या के इतिहास में, जनगणना के इतिहास में महान विभाजक वर्ष के तौर पर देखा जाता है। तो आपका उत्तर क्या होगा, 1921। क्योंकि इसका उत्तर ये है कि 1911 से, यहां पर ये दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर स्क्रीन पर, ये रहा वर्ष 1911 से 21 के दौरान यहां पर -0.31 की 10 की वृद्धि नहीं है, 10 की गिरावट आई है। और इस गिरावट के पीछे लोगों में जागरूकता नहीं है, बल्कि महामारियां हैं, अकाल है, बीमारियां हैं। उन बीमारियों के चलते जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई, बल्कि आई गिरावट आई। तो ये वही वर्ष है जब भारत में जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि के स्थान पर गिरावट आई बड़े पैमाने पर। और वो गिरावट भी मामूली नहीं है, वो गिरावट माइनस में आई है, -0.31% की गिरावट आई है। और गिरावट का कारण बताया मैंने, वो महामारी है, बीमारी है,
अकाल है, सूखा है, और ऐसे चपेट में लोग आ गए कि जितने पैदा नहीं हुए उससे ज्यादा लोग मरने लगे भारत में। इसीलिए भारत में वर्ष 1921 के वर्ष को ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहते हैं। इसे रट लेंगे, ये महान विभाजक वर्ष है जो एग्जाम में आ रहा है, इसे रट लीजिए आप लोग। यहां से मैं बताऊंगा आपको लिए खास बात जो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे एग्जाम के लिए। यहां से वो खास बात ये आपके लिए, ये दिखाई दे रहा हो आप लोग यहां से कि 2001 से 11 के दौरान जो हमारे यहाँ पर जो 10 की वृद्धि है, ये 10 की मान होता है 10 सालों के भीतर, यानी कि 2001 से 11 के दौरान ये प्लस 17.64 यानी 17.64%, यानी इसको लगभग 17% भी 18% भी कह सकते हैं, 17.64% की वृद्धि हुई है, यानी 2001 से 11 के दौरान। ये कौन सी वृद्धि है? ये वर्ष 2011 की जनगणना यहाँ पर 2011 की है। 2011 की जनगणना का जो आंकड़े आए वो वृद्धि कौन सी वृद्धि है? वो 17.64% है। ये कैसी है? ये 10 वर्षों के दौरान होने वाली वृद्धि है जो जनसंख्या में बहुत बड़े पैमाने बढ़ी है। इस क्रम में मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर 2011 के अनुसार हमारी जनसंख्या अगर है तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला हमारा राज्य कौन सा है? तो आप बताएंगे कौन सा है? वो यूपी यानी उत्तर प्रदेश है। यानी देश में सबसे अधिक जनसंख्या कहां की है? यूपी की। इस क्लास में मैं आपको बहुत शॉर्ट में और कुछ विश्लेषणात्मक तरीके बता रहा हूं। इसकी विस्तृत चर्चा मैं आपसे क्लास में जो रेगुलर मेरी क्लास है ऑफलाइन की वहां पर भी चर्चा करूंगा कि जनसंख्या वृद्धि कौन कौन से कारण है, आखिर हमारे यहाँ पर प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, हमारे सामाजिक जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, मालथस का सिद्धांत क्या विस्तार से, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है उनको विस्तार से बताऊंगा, हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा है, तो वो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन वो भी आते हैं, लेकिन उन पर चर्चा मैं अगली क्लास में विस्तार से करूंगा। फिलहाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वही बात बता रहा हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए शेयर और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएंगे। मैंने निकाला है आखिर न्यूनतम आबादी कहां की है, तो दिखाई दे रहा है आपको सिक्किम की। भारत में कौन सा राज्य है जहां की आबादी सबसे कम है? वो कौन सा है? वो सिक्किम। और सबसे ज्यादा कहां की है? आपके यूपी की है, ये दिखाई दे रहा है आपको यहां से। इस क्रम में मैं आपको बताऊंगा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि इस क्रम में जो यूनियन टेरिटरी, कौन जो यूनियन टेरिटरी यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां में उनमें कौन आएगा? तो सबसे अधिक कहां है? दिल्ली में। और यूनियन टेरिटरी में सबसे कम कहां पर है? लक्षद्वीप में। यानी कि अगर आएगा केंद्र शासित प्रदेश भारत का वो कौन सा है जहां सबसे अधिक जनसंख्या रहती है? तो दिल्ली मारेंगे। और सबसे कम कहां रहती है? तो बताएंगे लक्षद्वीप। क्या ये केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है? इस क्रम में मैं बताऊंगा आपको कि आखिर 10 की है वृद्धि सबसे ज्यादा इस दौरान कहां रही है आपके? तो आप बताएंगे यहां पर सर्वाधिक 10 की वृद्धि कहां की है? आपके मेघालय की है यहाँ की। और न्यूनतम कहां की रही है 10 की वृद्धि? तो नागालैंड की है। आपको जान के थोड़ा आश्चर्य होगा जब 2001 के आंकड़े आए हमारे यहाँ पर तो 1991 2001 के 1991 से 2001 के 10 की वृद्धि थी, सबसे ज्यादा नागालैंड की थी। लेकिन 2001 से 11 के दौरान सबसे न्यूनतम इसे कहते हैं नागालैंड की। शायद साक्षरता होगी कि जो पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक था वो अगले 10 वर्षों में न्यूनतम हो गया। यानी कि 2001 से 11 के दौरान कितनी है? वो न्यूनतम पे आ गया 10 की वृद्धि दर में, और जो कि 1991 से 1 तक सबसे ज्यादा हुआ करता था। तो आप बताएंगे कि 2011 की गणना में सबसे ज्यादा 10 सालों में वृद्धि कहां की? 10 की माने 10 वर्षों में। तो मेघालय बताएंगे सबसे ज्यादा, और सबसे कम क्या बताएंगे? नागालैंड बताएंगे कि 10 वर्षों में सबसे कम वृद्धि कहां की हुई है। आप देख रहे होंगे क्षेत्रफल के आधार पर यहाँ पर सबसे बड़ा हमारा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और सबसे छोटा कौन सा है? गोवा है। ये क्षेत्रफल के आधार पर है। और जनसंख्या के आधार कौन सा? यूपी। और छोटा कौन सा जनसंख्या में? सिक्किम। इन दोनों को भी देख लेंगे क्योंकि दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक 10 की वृद्धि कहां की रही है? तो बताएंगे दादर नगर हवेली की रही है। और सबसे कम कहां की रही है यहाँ पे? तो लक्षद्वीप की रही है। यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर कहां की है? 10 वर्षों में सबसे ज्यादा जनसंख्या तो वो दादर नगर हवेली की है। और सबसे कम कहां की है? तो वो लक्षद्वीप की है। इसे नोट डाउन कर लेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, इन्हें आप रट लेंगे। मैं आपको एक बात बताऊंगा यहाँ पर जो आपको एग्जाम के लिए आपको लोगों भीड़ से अलग कर देगी। राज्यों की स्थिति बता रहा हूं, किस राज्य में आखिर क्या स्थिति रही है। तो आपको यहां दिखाई दे रहा होगा, आपको यहां पर बहुत बहुत महत्वपूर्ण मैंने यहां बनाया हुआ आपके लिए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो राज्य हैं हमारे यहां पर, वो पहले नंबर पर यूपी आएगा, फिर आएगा महाराष्ट्र, फिर आएगा बिहार। यानी सबसे जनसंख्या कहां की है? उत्तर प्रदेश की। सबसे कम उसके बाद कौन है? महाराष्ट्र।
उसके बाद कौन आएगा, बिहार। ये 3 में कम से बताया, सबसे ज्यादा यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार। ठीक है, मैंने बताया सबसे कम कहां की है, तो इसका मैं बताऊंगा आपको कि सबसे कम कौन सा राज्य, तो बता देंगे आप लोग यहां से। सबसे क्रम में आपके न्यूनतम सिक्किम, ये नंबर 1 पर आएगा सिक्किम। फिर आपके कौन सा, मिजोरम नंबर 2 पर आएगा। फिर अरुणाचल प्रदेश नंबर 3 पर आएगा। उसके बाद गोवा है जो नंबर 4 पर आ गया, यानी कि सबसे कम जनसंख्या राज्यों कहां की है, सिक्किम की है। तो इसको आप ऐसा कर सकते हैं याद करने के लिए, SMAG ये कर सकते हैं आपके यहाँ पर। एस माने सिक्किम, एम माने मिजोरम, ए माने अरुणाचल और जी माने गोवा, यानी कि स्मैग कर सकते हैं आप लोग SMAG। ये न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य हैं। सबसे कम कौन है, सिक्किम में, उसके बाद मिजोरम में, फिर अरुणाचल, फिर गोवा है, और सबसे ज्यादा यूपी है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार है। रट लेंगे। आखिर केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां की है, सबसे ज्यादा लोग कहां रहते हैं, तो ये दिल्ली में रहते हैं। उसके बाद कौन है, ये पांडिचेरी है, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 1 पर दिल्ली है और नंबर 2 पर पांडिचेरी है। दोनों ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, दोनों में ही आप जानते होंगे, दिल्ली में भी और पांडिचेरी में भी क्या है, विधानसभा क्षेत्र है, और दोनों में ही मुख्यमंत्री बैठते हैं। दिल्ली में विधानसभा सीटों की संख्या 70 है, 70 है, और पांडिचेरी में विधानसभा सीटों की संख्या 30 है। इन्हें आप याद कर लेंगे। यहां से न्यूनतम आबादी कहां की है, तो न्यूनतम लक्षद्वीप की है, उसके बाद दमनदीप का स्थान है, इसे आप याद कर लेंगे। और लक्षद्वीप को आप देख रहे होंगे, लक्षद्वीप जनसंख्या में मामले में यहाँ पर बिल्कुल न्यूनतम में चल रहा है आपके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके किसका स्थान है, दमनदीप का स्थान है। इस क्रम में मैं बताऊंगा आप लोगों को एक और महत्वपूर्ण पार्ट है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं यहाँ पे, जनसंख्या जनघनत्व। आखिर ये क्या होता है, आखिर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो क्या होती है, तो डेंसिटी में होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं आपके यहाँ पर। इसका मतलब है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं आपके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि वर्ष 2001 में यहाँ पर ये कितना 325 था। तो मैं कहूं अगर दोनों के मध्य में कितना अंतर आ गया है, तो आप बताएंगे 57 का, यानी 57 लोग बढ़ गए इस दौरान। यानी जो 325 हुआ करता था वो कितना हो गया, 382 हो गया है। यानी वर्ष 2001 में 325 लोग रहते थे, और आपके वर्ष 2011 में कितने हो गए, ये 382 हो गए, जो शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि एरिया हमारे पास लिमिटेड है, एरिया हमारे पास कम है, और जनसंख्या यदि वृद्धि होगी तो हमारे संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ना तय है। इसलिए बढ़ती हुई जनसंख्या को हमारे यहाँ विस्फोट कहा जाता है। अगर जनसंख्या इसी गति से बढ़ती रही तो कहीं ना कहीं अगला युद्ध जो होगा वो संसाधनों की कमी को लेकर होगा, आपस में द्वंद्व होगा, आपस में समाज में संघर्ष होगा, आपस में ईर्ष्या और वैमनस्यता आएगी, घृणा का वातावरण आएगा। तो उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि होगी। लोग कहते हैं पानी का संकट, लोग कहते हैं पर्यावरण का संकट, लोग कहते हैं भ्रष्टाचार का संकट। मैं कहता हूं सबसे बड़ा संकट है बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि। जब ज्यादा जनसंख्या होगी तो विस्फोट होना तय है। मैं बताऊंगा आपको अभी आपके कि इस घनत्व के चलते आखिर क्या ऐसा हो रहा है। तो आप देख रहे होंगे बिहार में सबसे ज्यादा 1106 यानी 1106 लोग हैं। यानी देश का आंकड़ा क्या है, राष्ट्रीय आंकड़ा कितना है, 382 है, और अकेले बिहार कितना 1106 लोगों का है। उसके बाद नंबर 2 कौन आएगा, ये पश्चिम बंगाल है 1028, और तीसरा स्थान केरल का है 860, इसको याद कर लेंगे। नंबर 1 पर बिहार है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहां की है, बिहार की, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरल की है। इस क्रम में जो न्यूनतम मामला है वो किसका है, तो देख रहे होंगे आप लोग, इस क्रम में अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है 17 व्यक्ति। आपको थोड़ा सा हंसी आएगी और आश्चर्य भी होगा, हल्का सा पहाड़ी इलाका है, वनों से घिरा हुआ इलाका है। यहां पर वर्ष 2001 में आप जान के अच्छा लगेगा थोड़ा सा, 13 व्यक्ति, कितना 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो यहां बढ़कर 17 हो गया। यानी 4 लोगों ने यहां भी प्रति वर्ग किलोमीटर में वृद्धि कर ली है। कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में 2001 में आंकड़ा कितना था 13 व्यक्ति, और 11 में कितना हो गया है 17 व्यक्ति, और 2021 में जब 16वीं जनगणना के आंकड़े आएंगे, कौन सी के 16वीं के, 21 में अभी आए नहीं हमारे यहाँ पर, अभी आंकड़े जिस दिन भी आएंगे तो शायद यहां भी वृद्धि हुई होगी। और इसके बाद दूसरा स्थान है मिजोरम का 52 व्यक्ति, और उसके बाद सिक्किम का स्थान है 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऐसे आप लोग याद कर लेंगे, ये पॉपुलेशन डेंसिटी है। इस क्रम में मैं बताऊंगा आपको कि आखिर यूनियन टेरिटरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी स्थिति क्या है। सबसे ज्यादा दिल्ली जो खतरनाक है, यानी राष्ट्रीय आंकड़ा क्या है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और दिल्ली देख लीजिए, ये दिल्ली फट रही है। दिल्ली में एक बहुत बड़ा विस्फोट, एटम बम फटने वाला, काय का
जनसंख्या का बढ़ने वाला है। आप देख रहे होंगे 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और चंडीगढ़ इस क्रम में दूसरे स्थान पर है, बहुत दूर नहीं है, लगभग 9,258, 10,000 के आसपास पहुंचने वाला है। चंडीगढ़ भी दूर नहीं है, क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है। फिर कह रहा हूं संसाधनों पर दबाव पड़ना लाजमी है, इसलिए आप देखेंगे। लेकिन न्यूनतम, थोड़ी तसल्ली यहां से मिलेगी आपको, तो न्यूनतम है। हालांकि ये जनजातीय इलाके हैं, आदिवासी इलाके, लेकिन यहां भी वृद्धि हुई है। ये 46 व्यक्ति है और इसके बाद दादरा नगर हवेली में 700 व्यक्ति है। यानी कि अगर ये क्वेश्चन आएगा कौन सा वो केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर सबसे कम ये आपका जनसंख्या जनघनत्व है, तो बताएंगे अंडमान निकोबार का है। अगर सबसे ज्यादा आएगा पॉपुलेशन डेंसिटी किसका, यूटी का, यूनियन टेरिटरी का, तो क्या बताएंगे वो दिल्ली है, तो यूनियन टेरिटरी आएगा, दिल्ली मारेंगे। सबसे कम आएगा अंडमान निकोबार मारेंगे। अगर राज्यों में आएगा तो क्या मारेंगे, बिहार मारेंगे। और सबसे कम आएगा तो क्या मारेंगे, अरुणाचल प्रदेश मारेंगे। ये आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। इन सब पॉइंटों को याद कर लेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पीछे बता चुका हूं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये पेपर आपका पैट, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, आरपीएफ एसआई का नोटिफिकेशन आने वाला अगले महीने में। 100% आरपीएफ एसआई और आरपीएफ सिपाही दोनों का न्यू नोटिफिकेशन आ चुका, आने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए, अभी से कमर कस लीजिए, अभी से तैयार हो जाइए। ये मैंने बताया सिंघम बनने की सीरीज नहीं, सिंघम तो बनेंगे ही बनेंगे, उसके अलावा आप अधिकारी बनेंगे, बड़े बड़े पौधों पहुंचेंगे। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस तरह मैं आपको बताऊंगा अगला जो मैंने निकाला है विश्लेषण, लिंगानुपात से निकाला है। आखिर जो लिंगानुपात है, आखिर जो आपका क्या है, आखिर जो आपका सेक्स रेशियो है, यानी स्त्री पुरुष अनुपात। आप जानते होंगे स्त्री पुरुष अनुपात को हमारे यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी सेक्स रेशियो है हमारा, जो लिंगानुपात है, यानी स्त्री पुरुष का अनुपात है, महिला पुरुष का अनुपात है। इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। जो सेक्स रेशियो है यहाँ पर, जो स्त्री पुरुष अनुपात है, लिंगानुपात है, उसमें स्त्रियों की संख्या में आप पुरुषों की संख्या से भाग दे दीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से, तो जो बाहर आएगा वो क्या आएगा, स्त्री पुरुष अनुपात आएगा। इसके गुणा करने के बाद यहां से तो मैं बताऊं आपको, शिशु लिंगानुपात, जो बच्चों का लिंगानुपात होता है, जो चाइल्ड सेक्स रेशियो होता है, उसका जो आपका सूत्र है वो इस तरीके से है कि उसमें बालिकाओं की संख्या और उसमें कर देंगे अपॉन बालकों की संख्या। यानी ये शिशु लिंगानुपात, जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, वो कितने वर्ष का है, 0 से 6 वर्ष का है। यही बालिकाओं का है और यही बालकों का है। और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से, तो जो बाहर निकल के आएगा आपका भागफल वो कहलाएगा शिशु लिंगानुपात की दर का। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे स्त्री पुरुष अनुपात कहते हैं। इस क्वेश्चन को बच्चे कम जानते हैं, टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है कि बच्चों का सेक्स रेशियो कितना होता है, तो 0 से 6 वर्ष का होता है। आप बताएंगे सर में कि हमारे यहाँ लिंगानुपात की दर है, यहां से बताया मैंने पीछे से, जो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। 1901 में ये रेशियो 972 था 1000 पुरुषों पर, यानी 1000 पुरुष और लड़कियां कितनी है, 972। यहां भी कम है आपके 1901 में। ये वर्ष 1951 में, यानी कि आजादी के बाद भारत में पहली जो जनगणना हुई 1951 में। क्वेश्चन आएगा, भारत में आजादी के बाद पहला सेंसस किस वर्ष हुआ, पहली जनगणना किस वर्ष हुई, तो वर्ष 1951 में हुई। और इसका जो रेशियो वो 946, 946 1000 पुरुषों पर, यानी 1000 पुरुष हैं और 946 महिलाएं। इसको रट लेंगे और आजादी की पहली बार जनगणना हो रही 1951 में। अब मैं लेता हूं आपको 2011 पर, जो देश की बहुत दूर नहीं, ये देश की कौन सी है, 15वीं, बार बार बता रहा हूं ताकि रट जाए आपको। और 21 वाली कौन सी है, 16वीं। तो 2011 का जो आंकड़ा है वो 943 1000 पुरुषों पर है, यानी 1000 पुरुष हैं और ये आपके 943 स्त्री है, यानी कि 943 1000 का रेशियो है। यहां भी महिलाएं कम है, यानी हमारे यहाँ पर जो हमारी माता बहनें हैं, जो हमारी बेटियां हैं, उनकी संख्या हमारी कम है और पुरुषों की संख्या ज्यादा है। तो आप जानते हैं इससे समाज में असमानता का आना तय है, डिस्पैरिटी का आना तय है। मैं बताऊंगा आपको कि सर्वाधिक जो जेंडर जो रेशियो है, सेक्स रेशियो हमारा लिंगानुपात, वो किस राज्य में हमारे यहाँ, यानी 1084 केरल में हमारे 1084 लड़कियां हैं और 1000 पुरुष हैं, यानी 1000 पुरुषों की अपेक्षा 84 लड़कियां यहाँ ज्यादा हैं, स्त्रियां ज्यादा हैं। कहां पर, केरल में। इसके बाद दूसरा स्थान तमिलनाडु का है, जहां पर 995 995 ये महिलाएं हैं और 1000 पुरुष हैं। कम से कम गनीमत है यहाँ पर
यहाँ पर 5 महिलाएं कम है केवल आपके। आप बताएंगे सबसे ज्यादा कहाँ का है? केरल का है, जहां पर 1084 बेटियां हैं, लड़कियां हैं और 1000 पुरुष हैं आपके। बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ से। इस क्रम में न्यूनतम हमारे दिल्ली के लगा हुआ, दिल्ली के निकट है, थोड़ा बुरा लगता है कि दिल्ली ऐसे राज्य के पास होने के बाद भी क्यों हमारे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो न्यूनतम हरियाणा का है, कहाँ का है? हरियाणा का है। कितना है? 877 कितने पर है? 1000 पर, यानी कि 1000 पुरुषों पर जो बेटियों की संख्या है वो 877 है, जो कि आप देख रहे होंगे 877 है। आप जानते होंगे वर्ष 2015 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया तो हरियाणा से किया। उसका मेन उद्देश्य था बेटियों की जनसंख्या में वृद्धि लाना। और मोदी ने कहा जब बेटियां नहीं होंगी तो बहुएं कहां से लाओगे? बेटियां होंगी तभी बहुएं आएंगी। तो आज जरूरत है बेटियों को पढ़ाने लिखाने की। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान पे हम भी कार्य कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, लाइक कराइए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। कुछ लगता हो कमी या कुछ नया वीडियो चाहिए आपको एग्जाम के लिहाज से, तुरंत लिख के भेजिए कमेंट के माध्यम से, ताकि मैं नया वीडियो बना सकूं आपके लिए और महत्वपूर्ण बातें आपको अपडेट कर सकूं, आप तक मैं पहुंचा सकूं बातों को। यहाँ पर हरियाणा के बाद दूसरा स्थान जम्मू कश्मीर का, यहाँ पर 883 यानी 1000 पुरुषों पर यहाँ पर यह लगा है। कहाँ का? आपके जम्मू कश्मीर का। अब मैं बताऊंगा आपको जो यूटी है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ की स्थिति क्या है बताएंगे आप लोग। सर्वाधिक जो रेशियो है वो पौंडचेरी का है। कितना है? 1038। कितना है? 1038 है 1000 पुरुषों पर। और सबसे जो उसका दूसरा नंबर है वो कहाँ का है? वो लक्षद्वीप का है आपके श्रम में। यहाँ पर ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है सबसे नंबर पर कौन आएगा? पांडिचेरी। और उसके बाद कौन आएगा? लक्षद्वीप आएगा 946 से 1000 बेटियों पर। लेकिन न्यूनतम कहाँ का है? केंद्र शासित प्रदेश न्यूनतम कहाँ का है? यूटी में, यूनियन टेरिटरी में कहाँ का है न्यूनतम में? तो दमन दीव का है 618। तो देख लेना 618 है कितने पुरुषों पर? ये आपके 1000 पुरुषों पर है। और जो नंबर 2 पर है वो है दादर नगर हवेली का, वो 775 है 1000 पर, यानी कि 775 पर। और सबसे कम कहाँ का है? दमन दीव का है, जो बहुत कमजोर पोजीशन है। और जानते होंगे वर्ष 2020 में दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया। कब से कर दिया? 26 जनवरी 2020 से दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया है। तो यूटी एक हो चुका है। फिलहाल 2011 के आंकड़े हैं, तो आपको यही बताना है 2011 के अनुसार सबसे कम जो दर है लिंगानुपात की, स्त्री पुरुष अनुपात की, कहाँ की है? वो दमन दीव की है। और सबसे ज्यादा कहाँ की है? यूटी में, तो पांडिचेरी की है। इस क्रम में मैंने आपके लिए निकाला यहाँ से बड़ी महत्वपूर्ण बात, जो 0 से 6 आयु वर्ग की जो बेटियां हैं हमारी, इस आयु वर्ग में जो राज्यों की स्थिति है वो कहां की सबसे अच्छी रही है। तो आप देख रहे हो सामने, यहाँ पर मैंने दोनों बनाए, राज्य बनाया आपके लिए और यूटी बनाया आपके लिए। दिख रहा होगा ये राज्यों में सबसे स्थिति मिजोरम की है, जहां से 0 से 6 आयु वर्ग में जो शिशु, जो बच्चों का लिंगानुपात है, यानी कि यहाँ पर ये सर्वाधिक है 971 हजार पर है। लेकिन न्यूनतम हरियाणा यहाँ भी पीछे पड़ा हुआ है, कमजोर पड़ा हुआ है। ये कितना है आपके? ये 830 है आपके। कौन? हरियाणा। 830 बेटियां हैं और 1000 बेटे हैं, यानी 830 महिलाएं, और महिला नहीं बच्चियां हैं, शिशु हैं 0 से 6 आयु वर्ग में। तो हमारी 830 बेटियां हैं, बच्चियां हैं। और बच्चे कितने हैं? बच्चे हैं 1000, ये भी कम है। और सबसे ज्यादा कहां पर? राज्यों में, मिजोरम में। इस 0-6 में आखिर यूनियन टेरिटरी वहां सर्वाधिक यूटी में कहां का है? तो अंडमान निकोबार का है। 940 बच्चियां हैं हमारी और 1000 बच्चे हैं यहाँ पर। और सबसे जो न्यूनतम रेशियो है, सबसे न्यूनतम आपके वो दिल्ली का है, 866 है आपके 1000 बेटों पर, यानी 866 बेटियां हैं। ये यूनियन टेरिटरी का 0 से 6 आयु वर्ग की स्थिति है। यहाँ पर आप लोग देख लेंगे, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा आपके एक अगला पहलू है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो ये कहता है नई जनसंख्या नीति मैंने आपके लिए बनाई है, जो एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर हमारे यहाँ न्यू जो आपके पॉपुलेशन पॉलिसी है हमारे यहाँ, ये न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी पहली बार कब आई है? तो आप यहां से करेंगे, भारत में पहली बार जनसंख्या नीति कब आई है? वर्ष 1976 में, यानी कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आई। कब आई है? वर्ष 1976 में आई है, इंदिरा गांधी कार्यकाल में। इसी में जनसंख्या नीति में संशोधन हुआ है। और नई जो जनसंख्या नीति ऐसी घोषणा कब हो रही है संशोधित की? 15 फरवरी 2000 को। कब हो रही है? 15 फरवरी 2000 को। लेकिन इस नीति के केवल 3 महीने बाद हमारे देश की जो आबादी है वो 1 अरब को पार कर गई। और जो 1 अरब में बच्चा है हमारे यहाँ पर, उसका नाम और कोई नहीं बल्कि क्या है? आस्था। क्या नाम है? जो 1 अरब भी यानी 100 करोड़ में बच्चा हमारे यहाँ है, वो एक बेटी पैदा हुई, बच्ची पैदा हुई,
क्या नाम है उसका, आस्था नाम है, उसे 100 करोड़ बच्चा माना जाता है। आस्था नाम की बेटी थी और यहीं पर जिस समय हमारे यहाँ नई न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी घोषणा हो रही है 15 फरवरी को, उसके लगभग 3 महीने बाद ही भारत की आबादी 1 अरब को पार कर गई। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊंगा आपको, भारत में यहाँ 11 मई 2000 को यहाँ पर नई इस जनसंख्या नीति घोषणा हुई। कब हुई है आपके, यहाँ हो रही है आपके 11 मई 2000 को, और मैंने बताया पहली कब हुई है, 1976 में हुई है आपके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कार्यकाल में। और ये कब हो रही है, 11 मई 2000 को हो रही है यहाँ पर, यानी कि ये मैंने बताया आस्था नाम की लड़की 1 अरब पार कर गई है आपके। और जनसंख्या नीति की जो हमारे यहाँ पर जो घोषणा हुई है पहली है आपके देश में हमारे यहाँ। और इस तरह में मैं आपको आगे बताऊंगा कि 11 मई 2000 को पीएम की अध्यक्षता में यहाँ पर, ये महत्वपूर्ण ये है क्वेश्चन आपके लिए कि आखिर 11 मई को क्या हुआ है आपके यहाँ पर। तो 11 मई को यहाँ सन 2000 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 100 सदस्यीय एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, नेशनल पॉपुलेशन कमीशन, यहाँ पर नेशनल पॉपुलेशन कमीशन बनाया गया 100 सदस्यीय, और प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष बनाए। क्या बनाए, पदेन अध्यक्ष बनाए गए। और इस तरह मैं बताऊंगा आपको कि इसकी जो पहली बैठक है, आखिर वो बैठक कब हो रही है, तो पहली बैठक हो रही है आपके यहाँ पर 22 जुलाई 2000 को। ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना इसको कि जो 2000 बन रही प्रधानमंत्री अध्यक्षता में यहाँ पर 11 मई 2000 को पीएम की अध्यक्षता में, तो राष्ट्रीय जनसंख्या कोष ये बना है इसकी अध्यक्षता यहाँ से। और इसकी पहली बैठक कब हो रही है, सन 2000 में हो रही है। और यहीं पर इसी बैठक में पहली बार जनसंख्या स्थिरीकरण कोष बनाने की घोषणा हुई, ताकि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए वित्त मुहैया, धन दिया जाए, लोगों को धन उपलब्ध करा जाए, ताकि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कुछ बेहतर नीतियां बना सकें, कार्यक्रम बना सकें। विशेष तौर पर उन कमजोर राज्यों के लिए जो आर्थिक रूप से तंग और कमजोर हैं, उन्हें धन उपलब्ध कराया जाए, ताकि वो जनसंख्या नियंत्रण के लिए कुछ बेहतर और कारगर नीतियां बना सकें। इसके लिए इस जनसंख्या स्थिरीकरण कोष की स्थापना हुई। यहां से पॉपुलेशन स्टेबिलिटी फंड, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन के लिए यहां पर फरवरी 2003 में, आप जानते हो इस समय अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट है, सन 2000 में भी अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट है हमारे यहाँ। अटल बिहारी वाजपेयी देश के पीएम थे, कौन, अटल बिहारी वाजपेयी। और यहीं पर 2003 में राष्ट्रीय जनसंख्या कोष यानी नेशनल पॉपुलेशन फंड की स्थापना हुई है हमारे। कब हुई है, फरवरी 2003 में हुई है। कब हो रही है, यहाँ पर नेशनल पॉपुलेशन फंड की स्थापना हो रही है आपके। और कितने पैसे से, 100 करोड़ रुपए की पूंजी से इसकी स्थापना हो रही है। वर्ष 2003 में हो रही है यहाँ पर। और इसका जो लक्ष्य बनाया गया था, वो बनाया गया था 2025 तक जनसंख्या को स्थिर करना है। ये किसका लक्ष्य है, नई जनसंख्या नीति का लक्ष्य है। लेकिन आप जानते होंगे इस नई जनसंख्या नीति में लक्ष्य बनाया 2025, लेकिन इसे बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया है, 2045। इसको आप रट लेंगे, यानी अगर आएगा जो हमारे यहाँ न्यू पॉपुलेशन जो पॉलिसी है और उस नई जनसंख्या नीति के अनुसार जनसंख्या स्थिरीकरण वर्ष क्या था, 2025 था। ये वर्ष स्थिरीकरण माने जनसंख्या को स्थिर करना है, लेकिन इसे बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, इसे कर दिया है 2045 कर दिया गया है आपके। और ये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का हिस्सा है। यानी अब क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुसार हमारे यहाँ अब जनसंख्या स्थिरीकरण का वर्ष क्या, पॉपुलेशन फिक्सेशन ईयर क्या कर दी गई है, 2045 कर दी गई है। इसे आप याद कर लेंगे। और मैं आपके लिए अंत में जाते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, लेकिन तो महत्वपूर्ण बात बताऊंगा उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि वर्ष 2011 यहाँ पर वर्ष 2011 का जो शुभंकर है, क्या है, शुभंकर है, क्या है वो शुभंकर, क्या बोलते हैं, शुभंकर को मस्कट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे मस्कट बोलते हैं आपके, अंग्रेजी बोलते हैं मस्कट और हिंदी बोलते हैं शुभंकर। 2011 की जनगणना शुभंकर क्या रहा है, तो क्या है, प्रगणक शिक्षिका। क्या है वो प्रगणक, क्या है वो प्रगणक, क्या लिख दिया, प्रगणक शिक्षिका। ये इसका शुभंकर रहा है वर्ष 2011 की जनगणना का। इसे आप याद कर लेंगे, इसे रट लेंगे, प्रगणक शिक्षिका इसका शुभंकर रहा है वर्ष 2011 की जनगणना का। पुणे में आप लोगों को एक बार बताऊंगा, ये जो जनगणना हमारे यहाँ हुई है आपके, ये जनगणना 2011 की जनगणना है आपके यहाँ से। और अब जो 2021 में हुई है वो देश में 16वीं जनगणना है। और जो 2011 में हुई है वो 15वीं जनगणना है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो चर्चा की आपसे वो 2011 पे की है। अगला वीडियो नया जो लेकर आऊंगा आपके लिए,
वो लेकर आऊँ, 2021 की जनगणना भी लेकर आऊंगा। देखिए 21 की जनगणना अभी आई नहीं है, वो देश की 16वीं जनगणना होगी और 21वीं सदी की तीसरी होगी, इसलिए आप वीडियो बने रहेंगे लगातार। मैं आपके लिए सिंघम सीरीज और पैट की पुष्पा झुकेगा नहीं और सिलेक्शन रुकेगा नहीं, वो सीरीज पे लगातार बना हुआ हूं। करंट अफेयर पे मैं चर्चा करूंगा कल आपसे, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वन लाइनर करंट अफेयर शुरू किया है मैंने, इसे सारे पहलुओं में लिखते जाएंगे, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपसे अछूता रह जाए। और जो मैंने प्रश्न कराए इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं है जो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, सारे प्रश्न आपको यहीं से मिलने हैं। फिर पुनः कहूंगा इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और आपने इस वीडियो को जो सहयोग किया है, प्रेम दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मैं आपके लिए बहुत जल्दी पहला लेक्चर लेकर आ रहा हूं जो आपके सिलेक्शन को लेकर होगा, पढ़ाई के लिए सिलेक्शन। मैं इसमें लेक्चर शुरू करने वाला हूं आपका पैट के लिए और दिल्ली पुलिस के लिए बहुत जल्दी एक स्पेशल लेक्चर लेके आने वाला हूं। वो बहुत शॉर्ट में होगा, एक प्रकार से वो मॉक टेस्ट सीरीज टाइप से होगा, जिसमें सिर्फ मैं पढ़ाई कराऊंगा क्वेश्चन के अलावा, इसलिए वीडियो बने रहेंगे, आप जाएंगे नहीं। इसलिए आज मैं आपके कल्याण की कामना करते हुए आज की इस पंचायत में इतना ही। आप खुश रहिए और उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। आप लोग प्रणाम, नमस्कार।